सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हारा एमडीयू का पेपर है और क्या पेपर आता है, कैसा पेपर आता है, कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो पेपर है तुम्हारे पास ये कितने मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स का आएगा। राइट, इस कोड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। 75 मार्क्स का आएगा। अब उसमें से तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो होगा वो कंपल्सरी होगा, और कंपल्सरी है तो उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वो हर एक सेक्शन में से ये कवर करेंगे। तो वो जो आता है वो 5-5 नंबर का भी दे सकते हैं ये लोग, या फिर 2-2 नंबर का भी दे सकते हैं, कितने नंबर का भी दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम। अब सबसे पहले तुम्हें अपने पेपर में क्या देखना है कि तुम्हारे पास पेपर में 3 घंटे हैं। राइट, 3 घंटे में तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने हैं। करेक्ट, तो एक क्वेश्चन के लिए तुम ऑन एन एवरेज तुम लगा लो तुम्हें कितना टाइम मिला, अराउंड 40 मिनट्स मिले, है ना? तो 40 मिनट्स। अब एक क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स भी होते हैं। राइट, जैसे ये एक क्वेश्चन मैं कितने मार्क्स के लिए बता रही हूँ, ये मैं 30 मार्क्स के लिए बता रही हूँ कि 30 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुम्हें 40 मिनट्स मिले हैं। अब उसमें से क्वेश्चन के ज्यादातर तुम्हें पार्ट्स ही पाएंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा 15 मार्क्स का, नहीं सॉरी 15 मार्क्स का आता है तुम्हें, तो अटेम्प्ट 15 मार्क्स वाला करना है। तो एक क्वेश्चन होगा तुम्हारा 7.5 नंबर का और दूसरा पार्ट भी होगा तुम्हारे पास 7.5 नंबर का। करेक्ट, 7.5 7.5। तो एक 7.5 क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें कितना टाइम देना है? 20 मिनट्स। उसको और कट कर दो 15 मिनट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो उसको तुम्हें 10 to 15 मिनट्स में, तुम्हारा टारगेट है कि उसको तुम्हें 10 to 15 मिनट्स में खत्म करना है। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहा है, वो 20 मिनट्स तक ले रहा है तो ठीक है। अगर 20 मिनट से वो ज्यादा ले रहा है, जैसे हो जाता है कि किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हैं हम, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 20 मिनट्स में अगर तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुमसे वो क्वेश्चन होगा भी नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि चलो बाद में देखेंगे उस क्वेश्चन को, तो वहीं पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को जंप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना। ये सबसे गोल्डन रूल है। ठीक है, तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें पेपर आता है तो तुम्हें टाइम कम पड़ेगा, नहीं आता तो टाइम ही टाइम है। तो फर्स्ट पॉइंट अपने इसमें लिख लो और कॉपी में लिख लो कि 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 से 15 मिनट देने हैं। 15 मिनट में हो गया तो तुम बाद में रिवीजन के लिए टाइम बचा पाओगे, और 20 मिनट्स में हुआ तो बाद में तुम्हें रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज जो एमडीयू में आता है वो कितनी शीट्स आती हैं? 35 शीट्स आती है। ठीक है, पता होगा। और इसमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन करने हैं? 35 शीट्स में से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें कितनी शीट मिली? 7 शीट मिली। अब जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग कि हाँ एमडीयू में तो शीट्स भर के आनी होती है, तो देखो क्या प्रोसीजर होता है वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि शीट्स भर के ही आनी है, और ऐसा भी नहीं होता बिल्कुल शीट्स ब्लैंक छोड़ के आनी है। क्या प्रोसीजर होता है एमडीयू में शीट्स का? ये स्पेशली मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए बात कर रही हूँ, न्यूमेरिकल वाले के लिए नहीं बोल रही, मैं थ्योरी वाले के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं तुम्हें। शीट्स का देखो क्या प्रोसीजर होता है। इसमें तुम्हारे एमडीयू में 35 शीट्स आती हैं, और 35 शीट्स में से तुम्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन जो तुम्हारा 15 मार्क्स का है उसके लिए तुम्हें कितनी शीट्स मिली? 7 शीट्स मिली। अब 7 शीट्स कैसे काउंट करोगे? जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास एक कॉपी है, बीच में ऐसे डिवीजन होती है, तो यहाँ पे ये एक शीट हो गई, ये दूसरी शीट हो गई, पलटोगे तो 3 शीट, 4 शीट, 7 शीट। तो इसका मतलब अगर एक 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारे पास तो उसके लिए तुम्हें कितनी शीट मिली? 3.5 शीट मिली। यही है इसका मतलब, क्योंकि जनरली जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो 7.5 का आएगा। तो तुम्हें टाइम तो पता लगे कि एक क्वेश्चन 7.5 नंबर में कितना टाइम देना है? 15 मिनट देनी है, और शीट कितनी देनी है? 3.5 शीट देनी है। अब इसमें जरूरी नहीं कि 3.5 बोले तो मैंने 3.5 ही तुम कवर करोगे, 3 भी कर सकते हो और 4 भी कर सकते हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए तो 3 में हो जाए, 4 में हो जाए। बट हाँ, अगर तुम 7.5 नंबर के लिए एक शीट में करके आ रहे हो तो उसमें तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, 2 में करके आ रहे हो आधे मार्क्स मिलेंगे, 3 में 3
तक तुम्हें जाना ही जाना है। अब उसके लिए क्या तुम्हारे पास एक गोल्डन रूल है कि सबसे पहले तो उसका जो भी डायग्राम, अगर देखो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल तो उतनी ही शीट लेगा। न्यूमेरिकल भी अगर थेवेनिन थ्योरम या मैश थ्योरम वगैरह का न्यूमेरिकल कर लेते हो तो 3 शीट वो ले लेता है आराम से। ठीक है, तो ये चीज न्यूमेरिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो मैं शीट का फंडा बता रही हूँ ये चीज तुम्हारी थ्योरी के लिए ही एप्लीकेबल है। न्यूमेरिकल में मत सोचना कि न्यूमेरिकल में भी हमें खींचतान के करके आना है। ठीक है, अब थ्योरी में मेनली तुम्हारे पास क्या होगा, डायग्राम होगा। डायग्राम सबसे पहले टीचर की नजर जाएगी तो डायग्राम अच्छे से बनाना है, बिल्कुल डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम तुम्हें अच्छे से पढ़ के भी जाना है। डायग्राम के साथ कुछ ना कुछ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होता है। उसके बाद टीचर की नजर जाती है चेक करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। मान लो तुमने पीएमएमसी या फिर पीएमएमआई करा है तो उसका सब मतलब डायग्राम अच्छे से पढ़ना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और थ्योरी। थ्योरी में देखो कुछ बच्चे ऐसे थ्योरी लिख देते हैं, पूरा स्टार्टिंग ऑफ द पेज है यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पे एंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। मान लो कोई चीज थ्योरी में ही है, पैराग्राफ फॉर्म में ही है, बट तुम्हें पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखनी, तुम्हें ऐसे हाईलाइट्स बना के मतलब इस तरह से एरो डाल के उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के आना है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, दूसरी चीज जब एक पैरा से दूसरे पैरा पे आओगे तो तुम्हारे पास एक लाइन भी हट जाएगी, मतलब लाइन की स्पेस छोड़ोगे तो तुम्हारे पेजेस भी उसमें से मतलब कवर हो जाएंगे। तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरा मत बना के आना, पूरा अच्छे से एरो बना के लिख के आना। दूसरी चीज, जो तुम्हें पता है कि तुम्हारी काम की चीज है और जो तुमने सही लिखा है उसको हाईलाइट करके आना ब्लैक पेन से। पेपर में ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और कैलकुलेटर, ये सारी चीजें लिखे जानी है। ठीक है, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और पेंसिल से डायग्राम बनाना है। अब दूसरी चीज, जैसे कुछ बच्चे, जो मैं पेपर चेक करती हूँ तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट के तुम्हारे पास 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, फर्स्ट का सी पार्ट और फर्स्ट का डी पार्ट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर लिखते हैं फर्स्ट का ए पार्ट और फिर यहाँ से आंसर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे लिखना है इसे। फर्स्ट का ए पार्ट अगर तुम्हारा 2 नंबर का है तो उसमें तुम्हारा आधा पेज कवर होना चाहिए। 2 नंबर का तो ये बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन लिखा है। लाइक सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने पूछा डिफाइन केसीएल। ठीक है, तो क्या लिख के आएंगे, सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे केसीएल की, उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तुम्हारा पूरा हाफ पेज कवर होना चाहिए। अगर केसीएल की डिफाइन आई है तो सिर्फ केसीएल की डिफाइन नहीं लिख के आना, उसके आजू बाजू का जो पता है वो सब लिख के आना है। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के आना है कि क्या सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंट्री इन अ नोड इज इक्वल टू 0। दोनों स्टेटमेंट लिख के आनी है और डायग्राम बना के शो भी करके आना है। तो अब इतनी सारी चीजों लिखोगे तो बताओ तुम्हारा हाफ पेज कवर हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख के आनी है। दूसरी चीज, हाँ मैं जो बता रही थी कि फर्स्ट का ए है तो फर्स्ट का ए ऐसे लिख के आना है, फिर उसके बाद फर्स्ट का बी है तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर मार्किंग करनी है फर्स्ट का बी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए लिखा है फिर बी लिखा, खत्म, छोड़ दो। किसका बी पार्ट है किसका बी पार्ट नहीं है हमें नहीं पता, टीचर अपने आप समझ लेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, टीचर इतना समझदार नहीं है कि जो तुम्हारी बिना कही हुई बातें लिख समझेगा। टीचर को समझना है कि उससे कुछ भी नहीं आता, तुम्हें सब कुछ समझाना है। अब तीसरी चीज जो मैंने पेपरों में देखी है, बच्चे क्या करते हैं, मान लो तुम्हें फर्स्ट का ए आता है, बी आता है, डी आता है, तुम्हें सी नहीं आता। ठीक है, तो सी तुमने ना लिखा ना तुमने उसके लिए स्पेस छोड़ी। अब तुम लास्ट में कहीं किसी से पूछ के फर्स्ट का सी पार्ट लिख रहे हो लास्ट में, पेपर के लास्ट में, तो टीचर भी समझदार है और तुम भी समझदार हो कि तुम, हमें भी पता है कि तुमने कैसे लिखा है। वो किसी से पूछ के या चलो बाद में माइंड में आया तो वो चीज कंसिडर नहीं होती। अगर तुम्हें यह है कि हाँ मैं बाद में लिख सकता हूँ तो वहीं पे ही उसके साथ उसकी स्पेस छोड़ो फर्स्ट के सी की। ठीक है, उसके बाद जैसे फर्स्ट का ए करा, बी करा, फर्स्ट का सी हेडिंग डाल दो और यहाँ पे स्पेस छोड़ दो। फिर आ जाओ फर्स्ट का डी, नंबरिंग नहीं बिगाड़नी। देखो लीगली तो बिगाड़ सकते हो, बट हमें क्या होता है, हम जब पेपर चेक करते हैं तो हमें एक एक क्वेश्चन के मार्क्स आगे फ्रंट शीट पे लिखने होते हैं। तो कोई भी टीचर इतनी मेहनत नहीं करता। एक आधे की बात अलग है कि जैसे तुमने ए करा, बी करा, सी बाद में करा, डी करा, तो ए के साथ साथ नंबर हम दे रहे हैं तो सी बाद में देखेंगे तो बाद में देंगे, नहीं होता ऐसे। ठीक है, लीगली होता है, जनरली नहीं होता।
पासिंग नंबर, मतलब 40% का क्राइटेरिया है, 75 में से 40% जो तुम्हारा आ जाएगा वो तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया हो जाएगा। 75 का 40% लगा लो। हम्म, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो पार्ट नहीं आता उसको आगे पीछे मत करो, नंबरिंग चेंज मत करो, वो मत करो, तो वहीं लिखो। दूसरी चीज, बीइंग टीचर, मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंसेप्ट वाइज होता है, तो मैं बच्चे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही समझ जाती हूँ कि बच्चे का कितना पेपर आता है और कितना नहीं आता। समझ रहे हो? अगर तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आता है तो तुम सबसे पहला क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो, और अगर वो अच्छे से नहीं आता तो वो लास्ट में अटेम्प्ट करना। बिल्कुल ऐसे तो तुम कर सकते हो कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। बट ये नहीं, ये मत करना कि 2 का ए पार्ट कहीं कर रहे हो और 2 का बी पार्ट कहीं कर रहे हो। पहले 15-15 मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ करना, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा वही करना जो तुम्हें अच्छे से आता हो, क्योंकि टीचर का माइंड का इम्प्रेशन उसी के ही अकॉर्डिंग तुम्हारा बनता चला जाता है कि ये अच्छा है तो आगे भी अच्छा होगा पेपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में करना, ए बी सी वाला, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चे उसमें गलती करते हैं, कंसेप्ट वाइज ही आता है वो। ठीक है। अब इसमें भी मान लो कि तुम्हारे पास, मान लो कि क्वेश्चन 2 का ए वाला पार्ट आता है तुम्हें और क्वेश्चन 2 का बी वाला पार्ट नहीं आता, तो बी वाले पार्ट की स्पेस छोड़ दो। कितने पेज छोड़ने हैं? 3 पेज छोड़ने हैं। बाद में लास्ट में काट के आ जाना उन पेज जो खाली छोड़ोगे। ठीक है, कभी टीचर को लगे कि वहीं तक करा है आगे खत्म, तो या फिर पीटीओ लिख के आ जाना या फिर काट के आ जाना, टीचर समझ जाएगा। अब दूसरी चीज, हाँ, ये कि क्वेश्चन सेकंड का ए है तो क्वेश्चन सेकंड का ही बी है। साइड में ही लिखना वो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना वो ज्यादा बेटर रहेगा। ब्लैक पेन से लिखना वो ज्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज तुम्हारे लिए थ्योरी के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं तुम्हें कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन अपना जितना अच्छा रखोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। अब दूसरी चीज, बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो तुमने एक इक्वेशन कर लिखी, क्वेश्चन करा, तुम्हें यहाँ पे पता लग गया यहाँ पे तुम्हारी आई की वैल्यू गलत आ गई, तुमने कुछ चेंज कर दिया। अब तुमने प्लस की जगह क्या करना था, माइनस करना था, तो तुम उसी में ही लगे रहते हो। ये देखो बहुत बच्चों का देखा मैंने, प्लस था माइनस ऐसे ऐसे करते रहेंगे कि माइनस हो गया। ये टीचर नहीं समझेगा इसे माइनस, टीचर क्या समझेगा, सिर्फ प्लस ही समझेगा। तो उसको पूरा एक सिंगल लाइन में काटो और नेक्स्ट पेज पे करो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ पे करा है, क्वेश्चन करा है, जैसे इक्वेशन लिखी क्वेश्चन कर दिया, और उसमें यहाँ पे करके वो साइड में छोटा सा घुमा देते, छोटे से स्पेस में। वो सोचते हैं कि टीचर इतनी मेहनत करेगा कि वहां पे वो आंसर देखेगा साइड में। नहीं करेगा टीचर मेहनत, मैं पहले ही बोल रही हूँ तुम्हें। पूरा क्वेश्चन पूरा पेज ऐसे कट करो, नेक्स्ट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो। कोई ऐसा काम नहीं करना तुम्हें जिसमें तुम्हें टीचर की मेहनत करवा रहे हो तुम। ठीक है, जिसमें तुम्हारी टीचर की मेहनत हो रही है। जहां टीचर की मेहनत हुई वहीं तुम्हारे नंबर कट, तुम ये मान लो। तो कोई ऐसा काम नहीं करना, मतलब बिल्कुल इजीली पेपर करना है। आए तो करो, नहीं आए तो मत करो। अब दूसरी चीज, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम कि क्या हमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो हम, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम कुछ भी कहानी बना के लिखाएं? तो अगर उससे रिलेवेंट देखो, थोड़ा बहुत भी आता है ना तो थोड़ा बहुत लिखो। बिल्कुल ब्लैंक छोड़ने से अच्छा तो कुछ लिख के आओ उससे रेलेवेंट। ये नहीं है बिल्कुल तुम अलग कहानी बना के लिखाओ, क्योंकि कुछ तो लिख के आओगे तो तुम्हें टीचर 1 नंबर या 2 नंबर कुछ तो देगा। मैं सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ के आना कोई भी क्वेश्चन। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। सबसे पहले सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन ए का जो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो तुम्हारा कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है। ज्यादातर उसमें वो 4 पार्ट्स देते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, अब इसमें जो पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो मेनली डिफाइन पूछ लेते हैं, लाइक स्टेट दिस थ्योरम, या फिर डिफाइन केसीएल, केवीएल, assumption for an ideal transformer। एक एक यूनिट में से चारों क्वेश्चन कवर होते हैं। जैसे सेक्शन ए है, इसमें से एक होगा, सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन कवर होगा, सेक्शन सी में से होगा और सेक्शन डी में से होगा। तो वो किसी भी उस पर दे सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें से डीसी सर्किट के अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करूं तो एक क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा आता है या तो मैश पे आएगा या फिर किस पे आएगा, नोडल एनालिसिस पे, किसी पे भी एक पे पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, मैश पे या फिर नोडल पे। तो इसमें से तुम्हें एक टॉपिक आना चाहिए। दूसरी चीज है थ्योरम, 3 थ्योरम है तुम्हारे पास, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का 100% आएंगे ही आएंगे थ्योरम पे से, ठीक है। तो थ्योरम करनी है तो तीनों थ्योरम करनी है, ये नहीं है कि एक कर ली और 2 छोड़ दी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा लक वाली बात हो जाएगी कि एक कर ली तुमने और दूसरी छोड़ दी। करो तो तीनों थ्योरम करो, नहीं करो तो एक भी मत करो, समझ रहे हो, क्योंकि इसमें से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी वो थेवेनिन दे देता है, कभी नॉर्टन दे देता है, कभी सुपरपोजिशन दे देते हैं। मैंने बोला कि 2 क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन थेवेनिन का आ जाए और एक क्वेश्चन नॉर्टन का आ जाए, या एक क्वेश्चन सुपरपोजिशन का आ जाए या एक क्वेश्चन थेवेनिन का आ जाए। तो थ्योरम के लिए मैं बस यही बोलूंगी कि करो तो तीनों थ्योरम करो, नहीं करो तो एक भी थ्योरम मत करो, ठीक है। देखो इसमें मैं अब बता देती हूँ तुम्हें, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 आएंगे और 9 में से तुम्हें कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 5 अटेम्प्ट करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्या होता है, कंपल्सरी होता है, जो चारों सेक्शन में से कवर करा होता है, और वो कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें से 4 पार्ट आते हैं, ए बी सी डी में बी ई, मैं ऐसे फिक्स नहीं कर रही कि 4 आएंगे या 5 आएंगे, कितने भी आ सकते हैं। तो अगर 4 पार्ट आए तो 5-5 नंबर के कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है, ऐसे लिखते हैं सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा 15 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा 15 मार्क्स का होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन में से तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब इसमें देखो हमारे पास, मैंने बता रही थी मैं कि 9 क्वेश्चन होते हैं और 9 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो अब सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो कंपल्सरी आएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सेक्शन ए में से आएगा, राइट। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 आता है तुम्हारे पास डीसी सर्किट पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3 आता है तुम्हारे पास एसी सर्किट पे बेस्ड, और इन दोनों में से तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। दोनों ये 15-15 नंबर के होते हैं, ऊपर वाला भी 15 मार्क्स का होगा, नीचे वाला भी 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें से ये पार्ट्स दे देते हैं, क्वेश्चन 2 का ए और क्वेश्चन 2 का बी, तो तुम्हें एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट लगा लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें एक क्वेश्चन में 30 मिनट मिलेंगे, 30 से 40 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद इसमें मैं बता रही थी कि सेक्शन ए में अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैश और नोडल में से एक क्वेश्चन आता है और थ्योरम में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब उसके बाद आ जाओ एसी सर्किट। एसी सर्किट में से मैं जब एसी सर्किट करवाऊंगी तब मैं इसका इम्पोर्टेंट बताऊंगी, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट मैं बता भी दूंगी। तो नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मर, सेक्शन बी। सेक्शन बी में से मैंने तुम्हें पॉलीफेज करवाया है, तो पॉलीफेज में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो स्टार और डेल्टा पे बेस्ड डेरिवेशन आएगी 100%, या फिर स्टार और डेल्टा पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा 100%। अगर उन्होंने डेरिवेशन दे दी तो न्यूमेरिकल नहीं देंगे, और अगर उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया तो डेरिवेशन नहीं देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने न्यूमेरिकल दिया था, लास्ट ईयर इन्होंने डेरिवेशन दी थी, तो इसमें से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डेरिवेशन ही आएगी या न्यूमेरिकल आएगा, दोनों में से ये कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं, कभी ये न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो पढ़ना तुम्हें दोनों ही पड़ेगा। उसके अलावा तुम्हारे पास एक आ जाता है क्वेश्चन पावर मेजरमेंट बाय 2 वॉटमीटर मेथड का, इसकी डेरिवेशन पूछते हैं, इसका इन्होंने आज तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा हुआ, तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ इसकी डेरिवेशन और फेजर डायग्राम पढ़ के चले जाओ, बट उसके लिए तुम्हें स्टार और डेल्टा के लिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, मैंने दोनों चीज करवाई है, ठीक है।
अब उसके बाद आ जाओ सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का भी तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ पे ये हो गया 2, 3, 4, 5 और ये हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक आता है तुम्हारे पास डीसी मोटर पे बेस्ड और 7 आता है एसी मोटर पे बेस्ड। तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मिक्सिंग इसमें आ जाती है तो इसलिए मेरे को डीसी भी करवानी पड़ रही है और एसी भी करवानी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कुछ अलग से नहीं दिया हुआ। मिक्सिंग इनमें भी आ जाती है बट इनमें चांसेस फिर भी कम होते हैं। अगर तुम चांसेस की बात करो कि कितनी मिक्सिंग आती है तो 30% चांस होते हैं कि मिक्सिंग आ सकती है। ओके, कितनी परसेंट चांस है? 30%। मुझे नहीं पता तुम्हारा पेपर वो 30% में आएगा या वो 70% में आएगा। और आइडियल चीज देखे तो आइडियली मिक्सिंग नहीं आनी चाहिए, बट दे देते हैं पेपर बनाने वाले के लिए, कुछ कह नहीं सकते हम। अब आ जाते हैं डीसी मोटर में। डीसी मोटर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अब मैंने ये 3 टॉपिक्स लिखे हैं ना तुम्हें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पक्का आएगा। कोई भी 2 भी आ सकते हैं, एक तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा? एसी मोटर पे बेस्ड। एसी मोटर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, या तो इंडक्शन है या फिर सिंक्रोनस है। हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन इंडक्शन के आ जाए, हो सकता है एक क्वेश्चन इंडक्शन का और एक क्वेश्चन सिंक्रोनस का आ जाए। तो इंडक्शन का अगर क्वेश्चन आता है तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर आएगा या फिर सिंक्रोनस मोटर आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 टॉपिक लिखे हैं, 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। ओके, अब उसके बाद आ जाओ सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे इसमें से 2 क्वेश्चन, मतलब इसमें से फिर से यही आता है या ये आता है। अब इसमें से अगर आएगा तो पीएमएमसी और पीएमएमआई। पीएमएमआई मतलब मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल और एनर्जी मीटर, ठीक है। ये पक्का इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का 100%। अब उसके बाद जो बचा एमीटर वगैरह, वॉट मीटर, वोल्ट मीटर, इसमें से जो स्टार्टिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें से दे देते हैं। 2 टॉपिक्स तो कवर करना ही है ना इन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें से अगर तुम्हें देखोगे तो 5 नंबर के जो स्टार्टिंग वाले होते हैं वो कुछ भी दे सकते हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, एलसीबी, एसएफयू, कुछ भी दे सकते हैं। तो वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या पढ़ना है, इसमें से मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ एसी सर्किट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास एसी सर्किट में क्या होता है, मेनली विल हैव 3 टाइप्स ऑफ लोड। एक होता है रेजिस्टर, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर, ठीक है। अब हमारे पास अगर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस होगा और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इंडक्टर की यूनिट क्या होती है हमारे पास? हेनरी। और अगर हमारे पास इंडक्टर में रेजिस्टेंस है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्सएल। व्हाट इज नोन एज एक्सएल? एक्सएल क्या होता है? एक्सएल इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई एफ। तो हमारे पास एक्सएल का क्या फॉर्मूला होगा? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास कैपेसिटर का रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो एक्सी होता है और एक्सी का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एफ सी। ये सारी फॉर्म रेजिस्टेंस की है तो इन सब की यूनिट क्या होगी? ओम होगी, करेक्ट। और कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है? फेरेड होती है। जनरली ये तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करने होते हैं। जैसे अगर हेनरी है तो हमें मिली हेनरी दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करोगे हेनरी में, दैट वुड बी 1 × 10⁻³ हेनरी। फेरेड है तो जनरली तुम्हें माइक्रो फेरेड में दिया होगा तो दैट वुड बी 1 × 10⁻⁻6 फेरेड, ठीक है, क्लियर।
अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारे पास आर और एल का कॉम्बिनेशन, सिर्फ आर है तो रेजिस्टेंस है, एल है तो एक्सएल है, सी है तो एक्सी है, बट अगर हमारे पास आर और एल का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इम्पीडेंस। और अगर हमारे पास आर और सी का केस है तो हम क्या यूज करेंगे, इम्पीडेंस। और अगर हमारे पास आर एल सी का केस है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, अगेन इम्पीडेंस। ठीक है। इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला होता है, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, अगर दोनों चीजें तो। और इस केस में क्या होता है, z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और इस केस में क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है। ये सारी हमारे पास फॉर्म किसकी है, रेजिस्टेंस की, तो इन सब की यूनिट क्या होगी, ओम होगी। अब नॉर्मल केसेस में हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला बनता है, I इज इक्वल टू वी बाय आर बनता है, बट हम अब वो डिपेंड करता है हमें क्या इक्विपमेंट दिया हुआ है, क्या इन एलिमेंट दिया हुआ है, तो उस केस में हम I इज इक्वल टू वी बाय जेड यूज करेंगे। क्लियर। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक इम्पिडेंस ट्राइंगल बनता है, यहाँ से तुम्हारे सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं। बेस में क्या होता है आर, परपेंडिकुलर में क्या होता है एक्सएल या फिर एक्सी, और हाइपोटेन्यूस में क्या होता है जेड, और एंगल क्या होता है हमारे पास फाई। ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या बन गया, वही फॉर्मूला बन गया, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ से तुम साइन फाई की वैल्यू निकालोगे या फिर कॉस फाई की वैल्यू निकालोगे तो वो भी आ जाएगी। कॉस फाई का क्या फॉर्मूला होएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, पता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस फाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर बाय जेड। तो मेनली जो तुम्हारा कॉस फाई है वो यूज होता है। कॉस फाई इज ऑल्सो नोन एज पावर फैक्टर। तो जब भी ये बोलेंगे कि पावर फैक्टर निकालना है, मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट कॉस फाई, एंड कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाय जेड। अब इसके बाद इम्पिडेंस ट्राइंगल से हमारे पास क्या बनता है, वोल्टेज ट्राइंगल। अगर मैं सब में करंट को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, आई इंटू आर, क्या बना, वोल्टेज बन गया। तो आई इंटू आर मतलब वी आर, आई इंटू एक्सएल मतलब वी एल, आई इंटू एक्सी मतलब वी सी, आई इंटू जेड मतलब टोटल वोल्टेज। तो दिस इज नोन एज वोल्टेज ट्राइंगल। ओके। तो इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बना, v इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, राइट। और इसी तरह हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, अगर हम साइन फाई कॉस फाई टेन फाई भी निकाल सकते हैं, तो वी आर का क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू आर। वी आर इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, राइट। वी एल का क्या होगा, आई इंटू एक्सएल, और वी सी का क्या होगा, आई इंटू एक्सी। ओके। अब इसी तरह हमारे पास बन जाता है पावर ट्राइंगल। अब पावर ट्राइंगल से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी टाइप्स की पावर होती है। हमारे पास तीन टाइप्स की पावर होती है। एक होती है हमारे पास एक्टिव पावर, एक होती है हमारे पास रिएक्टिव पावर, और एक होती है हमारे पास एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर को का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI sin फाई, एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI। एक्टिव पावर को हम किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉट। जैसे कहते हैं ना 5 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का बल्ब है। रिएक्टिव पावर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है VAR। VAR का मतलब है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और एपरेंट पावर का मतलब है VA। VA का मतलब है वोल्ट एम्पियर।
एक्टिव पावर हमारी कहाँ यूज होती है? जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टिव लोड होता है। रिएक्टिव पावर हमारी कहाँ यूज होती है? जहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड यूज होता है। एपरेंट पावर हमारी कहाँ यूज होती है? जहाँ पे आर एल, आर सी और आर एल सी लोड यूज होता है। ठीक है। रेजिस्टिव लोड मेनली हम होम अप्लायंसेस घरों में यूज करते हैं, ये फैक्ट्रीज में यूज होता है और ये हमारा ट्रांसफार्मर में यूज होता है। एक्टिव पावर को ही रियल पावर या फिर ट्रू पावर बोलते हैं और एपरेंट पावर को हम कॉम्प्लेक्स पावर बोलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कैलकुलेट एक्टिव पावर, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूलेस यूज करने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछते हैं? फेजर डायग्राम। एज आई टोल्ड यू, 3 टाइप्स के लोड होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर के केस में हमेशा करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है। सेम फेज का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज तुम्हारी एक्स एक्सिस पे होगी तो उस केस में तुम्हारे पास करंट भी क्या होगी? एक्स एक्सिस पे ही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडक्टर के केस में करंट लैग्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब अगर तुम्हारे पास वोल्टेज एक्स एक्सिस पे होगी तो करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। लैग कर रही है तो मतलब नीचे बनेगी, पीछे है। ठीक है। और अगर तुम्हारे पास प्योर कैपेसिटर होगा तो उस केस में क्या होगा? करंट लीड्स वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो स्टैंडर्ड हम वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लेते हैं, करंट लीड कर रहा है तो कहाँ बनेगा? ऊपर। अब बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ लैग कर रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड है सिविल। सिविल सुना होगा। सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में कौन पहले है? करंट या वोल्टेज? तो करंट लीड कर रही है। अगर यहाँ करंट लीड कर रही है तो यहाँ करंट क्या करेगी? लैग करेगी। ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई इन प्योर कैपेसिटर और इन प्योर इंडक्टर। प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर का क्या मतलब है? व्हेनेवर द फेज एंगल इज हाउ मच? 90 डिग्री। ठीक है। फेज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो उस केस में पावर कितनी होगी? आप देखो, 2 टाइप्स की पावर बताइए मेनली तुम्हारे। मैंने P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई और Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई, राइट। तो इस केस में वी आई कॉस 90 कितना होता है? 0। तो पावर कितनी हो गई? 0। तो दोनों के ही केस में एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होगी। रिएक्टिव पावर हो गई साइन 90 इज 1, रिएक्टिव पावर कितनी हो गई? वी आई। तो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसमें देखो, अगर ये दोनों सेम फेज पे है तो मतलब फेज का सेम मतलब होना कि एक 0 से स्टार्ट हो रहा है, पाई पे साइकिल चेंज हो रही है, 2 पाई पे साइकिल कंप्लीट हो रही है। मान लो ये तुम्हारा करंट है, वोल्टेज का भी सेम होगा। वोल्टेज का भी 0 से स्टार्ट होगा, पाई पे चेंज होगा और 2 पाई पे कंप्लीट होगा। तो फेज सेम है बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, करंट की वैल्यू कम है। ठीक है। इसी तरह वोल्टेज का हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा और यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, तो ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, वोल्टेज सेम वही 0 से स्टार्ट होगा, सेम फेज पे। करंट लीड कर रहा है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। समझ गए? ठीक है। ये मैंने तुम्हें पूरे चैप्टर की क्रीम बता दी, एक तरह से तुम ये लगा लो। अब इसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं v इज इक्वल टू 230 √2 साइन ऑफ 314t प्लस 90 डिग्री। कंपेयर करोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी।
बट कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा VRMS लेते हैं। वो कितनी होती है? VRMS इज इक्वल टू Vmax बाय √2। तो कितनी आ गई? 230। अब हमेशा तुम 230 यूज करोगे, 230 √2 नहीं करोगे कैलकुलेशन में यूज। ठीक है। दूसरी चीज हो जाती है, क्या करते हैं, साइन की जगह कॉस दे देते हैं, तो कॉस से तुम्हें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस 90 डिग्री ऐड कर देना, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंसेप्ट और देख लो फिर। एक होता है हमारे पास रेजोनेंस। अगर सीरीज पे बेस्ड नहीं आया तो रेजोनेंस पे बेस्ड पक्का आएगा। रेजोनेंस में हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या होता है हमारे पास? उसमें 2π/f/r। एफ आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और एक्सी क्या हो जाएगा? 1/2π/f/r/c। तो एफ आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 1/2π√LC। जब भी रेजोनेंस की कंडीशन बोलेंगे तो हमें ये यूज करना है। अब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी? नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला होता है, जेड इज इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जेड इज इक्वल टू आर, और आई इज इक्वल टू V/Z की जगह V/R। तो इसमें इम्पिडेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो रेजोनेंस के केस में हमारा इम्पिडेंस क्या होता है? मिनिमम। और करंट क्या हो जाता है? अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है? ये लिख लो।